नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द करियर में। दोस्तों, हम लोग जो एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका ये अगला क्लास है जिसमें कि 20 से 25 प्रश्न हैं और ये वही प्रश्न हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। फिर देखो यार, जब तक आप वीडियो के अंत तक नहीं देखोगे ना, तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना। क्लिक करके छोड़ दोगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर और भी इसी तरह के वीडियो और आगे चाहिए कि हम लोग इसी तरह से मोटिवेट होकर पढ़ाते रहें, तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखो, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कहीं कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कितना है, कैसे है ना। यहाँ क्या दिया है, 100 फ़ारेनहाइट दिया है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 96.8 फ़ारेनहाइट एंड 97.5 फ़ारेनहाइट। सभी जो मेजरमेंट दिए गए हैं वो सभी किस में दिए गए हैं, फ़ारेनहाइट में होता है। ताप को नापने के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का प्रयोग दोनों करते हैं। ठीक है, अगर हम सामान्य जो शरीर का तापमान है अगर हम बात करें, तो तापमान जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 35.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का होता है। अगर हम इसी को कहें कि 97.7 फ़ारेनहाइट से लेकर के आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, सॉरी 99.6 फ़ारेनहाइट के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि सामान्य तापमान जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है। अगर सेल्सियस में हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान होता है मनुष्य का। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट ये सामान्य तापमान है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, बुखार की स्थिति कब होती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी अगर 38 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर का जो तापमान होता है, अगर उससे ऊपर अगर जाता है तो इसका मतलब कि आपको बुखार है। कभी कभी जो तापमान होता है, ठीक है, वो कई चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, जैसे कि आपकी दिन की गतिविधि क्या है। जैसे अगर आपने ज़्यादा काम किया तो थोड़ा सा टेम्परेचर हो सकता है कि बढ़ जाए, दिन के मौसम से, थकान से। ठीक है, मौसम भी उसको प्रभावित करता है। ठीक, और आयु भी, जैसे बच्चों की आयु में या बुजुर्गों की आयु में या वयस्क की आयु में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यहाँ जो बात की जा रही है सामान्य मनुष्य की बात की जा रही है और सामान्य तापमान की बात की जा रही है, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, थर्मामीटर आप जानबे करते हैं, जो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर जो करते हैं थर्मामीटर का प्रयोग आपके तापमान को मापने के लिए। ठीक है, तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वो जो है ये फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है, इसमें बताता है, फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, लोहा, पारा, सोना या तांबा। द्रव अवस्था में पाए जाने का मतलब क्या है, द्रव अवस्था में तो पिघला देंगे तो सभी हो जाएंगे। अगर इसको टेम्परेचर कर दिया जाए लोहे को, तो वो भी द्रव अवस्था में हो सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि कमरे के सामान्य तापमान पर, कहाँ पे, कमरे के सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर, ठीक है, कमरे के सामान्य तापमान पर कौन सा ऐसा द्रव है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्मेट में पाया जाता है, वो है पारा। ठीक है, पारा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Hg, इसको बोलते हैं पारा। ठीक है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक, बाकी जो तीनों हैं ये लिक्विड अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, ये सभी आपको ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, द्रव में नहीं बल्कि ठोस में पाए जाएंगे ये तीनों के तीनों, ये भी और ये भी तीनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए प्रश्न को समझिए, यहां पर गलती करने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन इन सामान्य प्रश्नों में गलती होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। देखो एक बात आप हमेशा समझो कि परीक्षा से बाहर आपको कठिन प्रश्न कभी नहीं करते हैं। यानी परीक्षा से बाहर आपको जो कंपटीशन है उससे बाहर अगर आपको करते हैं तो वो सामान्य प्रश्न करते हैं जहां पे आप गलतियां करते हैं। ठीक है, जहां पे थोड़ी थोड़ी चूक आपसे होती है वहीं पे आप अन्य से पीछे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है और वृक्क है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। थायराइड भी मानव शरीर की बड़ी ग्रंथियों में मानी जाती है थायराइड, लेकिन किस रूप में पाई जाती है? इसे अगर हम कहें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी की जब हम बात करेंगे तब थायराइड है। लेकिन सामान्य तौर पे मानव में सबसे जो बड़ी ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? यकृत, लीवर जो है वो क्या है, जिसे जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी? लीवर है। 1.5 kg इसका वजन होता है, शरीर के दाहिने भाग में होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? काम यह होता है रक्त को फिल्टर करता है, रक्त को फिल्टर करता है यकृत। ठीक है, और क्या करता है? विषाक्त पदार्थों को बाहर करता है। जो विषाक्त पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनको क्या करता है? बाहर करता है। और कई प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन को स्रावित करता है। ठीक है, जो आपके भोजन के पचाने में सहायता मदद करते हैं। ठीक है, अब इसी समय हम आपको बताना चाहेंगे कि थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? सबसे छोटी ग्रंथि वो कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि है ना, या पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसका क्या होता है? एक हार्मोन स्रावित करती है, मेलाटोनिन। ठीक है, कौन सी? मेलाटोनिन या मेलाटोनिन हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है, जो नींद और जागने के लिए संकेत देता है। कौन सा हार्मोन्स? मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन देता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिनियल। सबसे बड़ी यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। ठीक है, तो एक प्रश्न से इतनी सारी जानकारी जो है हमने आपको बताई है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो सीधे तौर पे यहाँ लिखा गया है वही परीक्षा में आए, यहाँ से जो घुमा करके भी पूछ सकता है। इसलिए हम एक प्रश्न में कई प्रश्नों को बता रहे। हो सकता है कि सामान्य वजन ही पूछ ले तो 1.5 kg। ठीक है, किधर पाया जाता है? राइट साइड में पाया जाता है। ठीक, चलिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एकदम साधारण सा प्रश्न है, इसमें कोई विवेचना की जरूरत नहीं है। H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके जल का निर्माण करते हैं। तो इसका सूत्र कौन सा है? H2O। O2 ऑक्सीजन के 2 अणु ऑक्सीजन है, आप देख ही रहे हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। और HCl हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोजन का 1 अणु और क्लोरीन का 1 अणु है यहाँ पर। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, और ये जल है, ये O2 ऑक्सीजन है। ठीक, दाब की यसाई इकाई क्या है? यसाई मात्रक क्या है? ऐसे सीधे तौर पे समझिए, न्यूटन, पास्कल, जूल या फिर वाट। देखिए न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है बताइए? न्यूटन गति की इकाई न्यूटन है। नहीं सॉरी, गति नहीं, बल का मात्रक क्या है?
बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। जूल, कार्य कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। तो इसमें बचा कौन? पास्कल। और पास्कल क्या है? दाब की एसआई मात्रक है। ठीक है, तो दाब की एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। बाकी सबका हमने बता दिया कि ये किसका किसका मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी है? बिट, वोल्ट, एम्पियर, टन। ये तीनों देखने से लग जा रहा है कि ये तीनों ही कंप्यूटर के भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक बच रहा है। बिट जो कार्यात्मक फंक्शन भी होता है, जो सबसे छोटी इकाई जो उसमें लगी होती है चिप टाइप, वो बिट है। ठीक है, बिट उसको बोलते हैं। स्मृति इकाई क्या है? बिट में मापी जाती है, बिट है। ठीक, चलिए। डीएनए की खोज किसने की? न्यूटन, वाटसन और क्रिक, आइंस्टीन, जे थॉमसन। जे थॉमसन तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। इसके इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता। आइंस्टीन ने क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत दिया। ठीक है, या ई बराबर एम सी स्क्वायर भी इन्हीं का है। न्यूटन आप जानते हैं गति के नियम, फिर गुरुत्वाकर्षण, ये सभी किसने दिया? न्यूटन ने। तो ऑप्शन क्या बचा? वाटसन और क्रिक। और इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? वाटसन और क्रिक है, जिन्होंने, देखिए, अगर हम डीएनए के अणुओं की खोज की बात करें, डीएनए यानी डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, डीएनए के अणुओं की खोज, अणुओं की खोज की अगर हम बात करें, तो ये 1869 में एक स्विस वैज्ञानिक थे। स्विस वैज्ञानिक, जिनका नाम था क्या? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, तो डीएनए की अगर आमतौर पे खोज की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डीएनए के अणुओं की खोज की थी। लेकिन अगर आमतौर पे हम देखें तो डीएनए की संरचना की खोज, डीएनए की संरचना की खोज, संरचना की खोज की अगर हम बात करें, तो 1953 में फ्रांस के वैज्ञानिक वाटसन वाटसन और क्रिक ने किया। किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। जो सही उत्तर क्या है? वाटसन और क्रिक। अगर ये नहीं है तो फ्रेडरिक मिशर अगर ऑप्शन में है तो उनको मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइब, ठीक है, इसकी इसकी भी खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में, इसके भी अणुओं की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में की। और सेम इसकी संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की। कब की? 1953 में की। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। संरचना की जब हम बात करेंगे, डीएनए की संरचना आप देखोगे ना, तो डीएनए कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा ना, कुछ इस प्रकार से डीएनए दिखता है। तो उस संरचना की खोज किसने की? उस संरचना की खोज वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने की। जबकि अणुओं की खोज, डीएनए अणु की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने की। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395, 448, 465, 370। ये बहुत आसान प्रश्न है। इसका उत्तर कौन सा है? 395। देखिए, शुरू में भारतीय संविधान जब लागू हुआ, आप जानते हैं कि बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। लेकिन लागू कब हुआ आप जानबे करते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये संविधान बनकर तैयार हुआ। आप जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष, जो स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद आज़ादी मिली थी। उसके बाद ये जरूरी था कि अपना संविधान बने, और उसे मिलकर लोगों ने बनाया भी। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें हम संविधान के जनक के, अंबेडकर
जिन्हें हम संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। तो शुरू में कितने थे? 395 अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद हो गए 395। अनुसूचियां थी 8 अनुसूची थी, ठीक, और 22 भाग थे, ठीक है। वर्तमान में उसका एक्सटेंशन मूल रूप से उतने ही हैं, ABCD करके बढ़ा है। तो कुल इस समय वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 448 हैं। भाग कितने हैं? 25 हैं। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान की स्थिति है संविधान में अनुच्छेदों की, ठीक है। कुल 100 संशोधन कितने हुए हैं? संशोधन 104 संशोधन हो चुके हैं अब तक, ठीक है। इन संशोधनों के बाद इतना हुआ है, मूल रूप से 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूची और 22 भाग थे संविधान में, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1857, 1905 या 1920? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बॉम्बे के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। तो उत्तर 1885 हुआ, ठीक है। किसने की? A.O. ह्यूम, जो क्या है? रिटायर्ड सिविल सेवक हैं और ये एक पक्षी वैज्ञानिक भी हैं। क्या है? पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षी के वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? आर्निथोलॉजी कहा जाता है, आर्निथोलॉजी कहा जाता है, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, जो पक्षी विज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है, आर्निथोलॉजी, ठीक है। और जो अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ये, ठीक है, पहले अध्यक्ष, ठीक। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? इसको भी जान लिए, बदरुद्दीन तैयब। पहली महिला एनी बेसेंट, ठीक। पहली भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू। ये कब बनी? 1925 में। ये 1916 में ये अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ? 1885 को, ठीक है। इतनी सारी जानकारी जो है कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और इस समय एक बात और बता दें कि गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन है, ठीक। और जिस समय स्थापना हुई उसकी, उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 72 थी, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72 थी। ये इतनी जानकारी आपको एक प्रश्न से है, तो जरूरी नहीं है कि केवल यही पूछे, हो सकता है पहली महिला पूछ ले, पहली भारतीय महिला पूछ ले, पहले मुस्लिम पूछ ले,
ठीक है, अध्यक्ष पूछ ले तो इतनी सारी जानकारी जो है यहाँ पे ये है। ठीक, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952 या फिर 1960 योजना आयोग की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि योजना आयोग जो है भारत में 15 मार्च 1950 को गठित की गई नियोगी समिति के सिफारिश पर, नियोगी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, योजना आयोग। फिर इसी योजना आयोग को बाद में बना दिया गया क्या, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम दूसरा कर दिया गया। अब इसका नाम क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, अब योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग है। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जब योजना आयोग था तब भी, अब नीति आयोग है तब भी इसके जो है क्या है, अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ी लोकसभा सीट संख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। देखिए, अब मैं सीट ही बता दे रहा हूं। 80 उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र 48, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42। तो यहां से आप उत्तर मिल गया आपको, क्या है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट की अगर हम बात करें तो भी उत्तर प्रदेश। राज्यसभा कितनी? 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सबसे बड़ी विधानसभा वाली सीट, विधानसभा 403 + 1 मतलब 404, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतनी है। ठीक है, अगर हम सबसे कम ओले में बात करें तो देखिए, सबसे कम लोकसभा मतलब 1 सीट वाले राज्य हैं ये, 1 सीट वाले राज्य। ठीक है, सिक्किम, मेघालय, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ठीक, लद्दाख, ये सभी क्या हैं? 1 सीट वाले क्या हैं? राज्य हैं। ठीक, जहां पे तो यहां सबसे ज्यादा पूछा है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सब का नंबर आता है। ठीक है, चलिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, यहां महिलाओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला, देखिए इसका उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला। ठीक है, भारत रत्न उत्कृष्ट कार्य करने वाले, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है भारत रत्न। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, 1971 में इनकी राजनीति के लिए मिला। मदर टेरेसा को 1980 में मिला, इनकी समाज सेवा के लिए, जो इन्होंने समाज सेवा किया। लता मंगेशकर को जो मिला है वो 2001 में मिला है। किस लिए मिला है? संगीत में अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको मिला है, क्या? लता मंगेशकर को। ठीक है, सरोजनी नायडू को जो मिला है, सरोजनी नायडू को नहीं मिला है। ठीक है, अरुआ आसफ अली इनके अलावा है। कौन है? अरुआ आसफ अली है। 1997 को मिला, इनके जो है क्रांतिकारी जो इन्होंने गतिविधियां की थी उसके लिए। और फिर यश सुब्बलक्ष्मी, यश सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, इनको मिला था 1998 में संगीत के लिए, संगीत में योगदान के लिए इनको मिला था। तो अभी तक 1 2 3 4 5 महिलाओं को भारत रत्न सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, 5 महिलाओं को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, K2। इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत। कौन सा? कितना है? 8,848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, 8,848।
K2 की ऊंचाई क्या है 8611 मीटर की ऊंचाई है K2 की, और जो है 8586 मीटर की ऊंचाई कंचनजंगा की है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, नंदा देवी की ऊंचाई है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ये कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है ये, हिमालय पर है। हिमालय पर्वत श्रेणी, अगर हम देश की बात करें तो ये नेपाल में है, ठीक है, कहाँ पे, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जिन्होंने फतेह किया था, यानी उस पर चढ़ाई की थी, वो कौन थे, सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी, ठीक है, और जिनपिंग शोरपे, जिनपिंग शेरपा, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रेल मार्ग कौन सा था, हावड़ा दिल्ली, मुंबई पुणे, मुंबई ठाणे, कोलकाता हावड़ा, ठीक है। देखिए भारत में ट्रेन सबसे पहली बार कब चली, 1853, किसके शासनकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी, और कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, और जो कितनी किलोमीटर की थी, 34 km इनके बीच की दूरी थी, 34 किलोमीटर की दूरी थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो पहला जो रेल मार्ग था वो कहां से कहां तक था, मुंबई से ठाणे के बीच था, ठीक। यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है ये बताना है, ठीक है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए यूएनओ का गठन जो है 1945 में, आप जानवे करते हैं 1945 में, और इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहां पे, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। जिनेवा में कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे WTO और WHO जैसी बड़ी संस्थाओं का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। तो यूएनओ है, यूएनओ का काम क्या है, विश्व में शांति एवं सहयोग को बनाए रखना, देशों को सहयोग देना, ये जो है विश्व में इसका काम है, किसका, यूएनओ का, ठीक है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां पे, न्यूयॉर्क में, ठीक। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है, जो 1966 में बनी थी, ठीक है, और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। इनके बाद फिर कोई महिला प्रधानमंत्री अभी तक तो नहीं बनी है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कोई बने, लेकिन अभी तक, अभी विडंबना देखिए, इंदिरा के बाद कोई अभी तक बना नहीं है, ठीक है। 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद से कोई नहीं बना है, ठीक। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। यहाँ कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत के किस ग्रंथ से लिया गया है, ऋग्वेद, महाभारत, उपनिषद या रामायण। तो भारत का जो सत्यमेव जयते है वो उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद है, मुंडकोपनिषद। कौन सा है, मुंडकोपनिषद है, ठीक है। भारत के मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते भारत के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये दोनों क्या है, काव्य है, ठीक है, महाकाव्य है, और ये तो वेद ही है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ठीक है, 4 वेदों में सबसे अग्रणी वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 10 जून, 22 अप्रैल या फिर 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। देखिए 2024 में इसकी थीम जो थी वो क्या था, हमारा भविष्य था, क्या था,
हमारा भविष्य। 2024 में इसकी थीम थी। ठीक है, हमारा भविष्य। अभी 5 जून आएगा तो देख लेंगे कि थीम कौन सी है। ठीक है, देखिए 1972 में ठीक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बैठक की जिसमें पर्यावरण के लेकर के चिंता जताई गई। सभी विश्व ने जो है, विश्व के ज्यादातर देशों ने भाग लिया उसमें। ठीक है, और यह चिंता दर्शाई गई कि यार अगर कुछ नहीं किया गया पर्यावरण के लिए तो जो है आने वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, बहुत हालात खराब होने वाले हैं। ठीक है, इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि हर 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या करेंगे, हम जागरूक करेंगे, सचेत करेंगे, उनको आने वाले भविष्य में बढ़ने वाले खतरों को दिखाएंगे कि पर्यावरण की हानि से, नुकसान से खतरे क्या हैं, वर्तमान में उसके इफेक्ट क्या हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के बैठक की गई और उस बैठक में 1972 में निर्णय लिया गया कि जो है 5 जून को क्या किया जाएगा, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आप समझिए कि 1973 में पहली बार जो है मनाया गया था और किस थीम को लेकर के, केवल एक थीम, एक पृथ्वी, ये थीम थी, पहला थीम था ये, केवल एक पृथ्वी। इसी को लेकर के 1973 से लगातार मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल आप जानते करते हैं पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। प्रतिभा पाटिल जी हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है। इंदिरा गांधी अभी हमने बताया कि पहली प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री। मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष, पहली लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, मीरा कुमार। ठीक, अगर प्रश्न आता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो मीरा कुमार जी है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। तो इसका उत्तर सिंपल सा है, बिहार में स्थित है। नालंदा 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त, गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको, नालंदा को। ठीक है, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, या प्राचीन शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, नालंदा था। ठीक है, इसे बख्तियार खिलजी नामक एक आक्रांता, बख्तियार खिलजी, ये आक्रांता है, विदेशी है, इसने जो है नालंदा को तोड़ करके उसमें आग लगा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने तक, ठीक है, उसमें रखी पुस्तकें, जो उसके लाइब्रेरी में पुस्तकें थी, वो जलती रही। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी पुस्तकें रही होंगी, है ना। और इसने जो वहां आचार्य थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन सभी को मार डाला। वेन सांग जब भारत आया था तो वो भी शिक्षा कहाँ लिया था, नालंदा में जाकर लिया था। और नालंदा के बारे में वो लिखता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है कि वहाँ कितने आचार्य थे, कैसे पढ़ाई होती थी, सब कुछ देता है, वो पूरा रिकॉर्ड देता है। कौन, वेन सांग। ठीक है, तो बिहार में स्थित है। बिहार में एक और प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कहां पे है, भागलपुर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि या बेंगलुरु। बेंगलुरु में शुरू हुई थी। ठीक है, बेंगलुरु में पहली जो है रेल यात्रा जो है मेट्रो सेवा 19 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। बेंगलुरु में पहली मेट्रो सेवा। ठीक है, पहली रेल मेट्रो सेवा जो है वो कहाँ, बेंगलुरु में, दक्षिण भारत में बेंगलुरु के शहर में की गई थी। 19 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, पहले ही मैंने बता रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है निर्माता। ठीक, क्यों माना जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, और सबसे ज्यादा योगदान संविधान को बनाने में इन्हीं का था। ठीक,
भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, कहाँ पे? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पर क्या स्थित है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, जहां से भारत उपग्रह को छोड़ा करता है। ठीक है, इसरो जानते हैं ना, उपग्रह को छोड़ता है, श्रीहरिकोटा से छोड़ता है। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, तमिल, हिंदी या फिर बंगाली? देखिए 43.6% लोगों द्वारा बोली जाती है कौन सी? हिंदी। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, इसके बाद बंगाली है, फिर तमिल वगैरह का नंबर आता है। ठीक है, तो आज के हमारे प्रश्न थे। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट यह है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मोटिवेट होकर के और भी चीजें जो है आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।